15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत हो गई। इन दोनों की हत्या मीडिया के सामने हुई। लाइव कवरेज हो रहा था, उसी वक्त दोनों पर हमला हो गया। इसके बाद दोनों का पोस्टमार्टम भी हुआ और पोस्टमार्टम में बड़ा खुलासा हुआ है। कई लोगों के ये सवाल हैं, जब अतीक और अशरफ की मौत मीडिया कर्मियों के सामने हुई, सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हुआ, उसके बावजूद भी आखिर इन दोनों का पोस्टमार्टम कराने की क्या जरूरत पड़ी? दोनों माफिया थे, तो इसके लिए इनके पोस्टमार्टम की क्या जरूरत थी? और इनकी हत्या सबके सामने ही हुई थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम कराने की जरूरत क्यों पड़ी और साथ ही पोस्टमार्टम में क्या बड़े खुलासे किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। अतीक और अशरफ की मौत 15 अप्रैल 2023 को शनिवार की रात हो गई। इन दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उस दौरान 3 मीडिया कर्मी बनकर आए थे। 3 लोग मीडिया कर्मी के भेष में थे। उन्होंने गले में आईडी कार्ड डाल रखा था, डमी कैमरा था, उनके पास माइक था और बिल्कुल मीडिया कर्मी की ही वेशभूषा में थे। उसी में उन तीनों लोगों ने, जिसमें एक लवलेश तिवारी था, इसके साथ ही सनी सिंह और अरुण मौर्य, इन तीनों ने मिलकर अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी, जिसके बाद इन दोनों का पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि जिन तीनों ने हत्या की वो इस वक्त जेल में है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद ना सिर्फ बड़ा नेता था, इसके साथ ही वो बड़ा माफिया भी था। उसको उत्तर प्रदेश का डॉन कहा जाता था। वो सपा से 5 बार सांसद रह चुका था, माफ कीजिएगा 5 बार विधायक रह चुका था और 1 बार सांसद रह चुका था। मुलायम सिंह ने ही उसको आगे बढ़ाया था। अतीक अहमद को मुलायम सिंह के कहने पर टिकट दिया गया था। वो सांसद बना भी था 2004 में। लेकिन राजूपाल हत्याकांड के बाद समाजवादी पार्टी पर इतना ज्यादा दबाव था, जिसकी वजह से उसने अतीक अहमद को अपनी पार्टी से निकाल दिया था। और अभी जनवरी 2023 में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने बसपा भी ज्वाइन की थी और कहते हैं वो प्रयागराज से मेयर का चुनाव भी लड़ने वाली थी। लेकिन फिलहाल तो शाइस्ता परवीन इस वक्त फरार चल रही है उमेश पाल हत्याकांड को लेकर और अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत हो चुकी है। दोनों का पोस्टमार्टम भी हुआ। हालांकि पोस्टमार्टम में क्या क्या बातें सामने आई हैं मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी। इसके पहले एक सवाल का मैं जवाब दे दूं कि आखिर दोनों की हत्या जब सबके सामने हुई और दोनों इतने बड़े माफिया थे, तो इसके बाद आखिर पोस्टमार्टम की जरूरत क्यों पड़ी? पोस्टमार्टम चाहे कोई अपराधी हो या कोई भी आम इंसान हो, कोई मंत्री हो, नेता हो, मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार अपराधी का परिवार पुलिस पर यह आरोप लगाते हैं कि पुलिस वालों ने उनको मारा पीटा, उनके शरीर पर चोट के निशान थे, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको खाना नहीं दिया गया, उनके ऊपर उनको मेंटल अब्यूज किया गया, उनको फिजिकली अब्यूज किया गया। तो इसलिए किसी भी जो भी कैदी होता है या जो भी अपराधी होता है उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, ताकि बाद में पुलिस प्रशासन के ऊपर या जेल प्रशासन के ऊपर कैदी या अपराधी का कोई भी परिवार वाला आरोप ना लगा सके। अब आते हैं कि पोस्टमार्टम में क्या क्या चीजें सामने आई हैं। तो अतीक अहमद को 8 गोलियां लगी थी, तो वहीं उसके भाई को 5 गोलियां लगी थी। 18 राउंड फायर किया गया था। सबसे पहले आते हैं कि अतीक अहमद को कहां कहां पर गोली लगी थी। तो अतीक अहमद को एक गोली सर में लगी थी, एक गोली उसके गर्दन में लगी थी और आपने वो फोटो भी देखी होगी जो काफी ज्यादा वायरल हुई थी और वीडियो की शुरुआत भी यहीं से हुई थी कि अतीक अहमद के कनपटी पर बंदूक रखी गई थी और दाग दी गई थी। उस वक्त अशरफ मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था, मीडिया से बात कर रहा था, कह रहा था वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बता रहा था और उसके बाद ही तुरंत उसके भाई अतीक अहमद के ऊपर हमला हो गया। तो सबसे पहले अतीक अहमद को गोली उसके सर पे लगती है, उसके बाद दूसरी गोली गर्दन पे लगती है, तीसरी एक और गोली छाती पर लगती है और एक गोली कमर में लगती है। इसके बाद उसके भाई अशरफ को एक गले में गोली लगती है, एक बीच पीठ में गोली लगती है, इसके बाद एक गोली कलाई पे लगती है, एक गोली पेट पे लगती है और एक गोली कमर में लगती है। पोस्टमार्टम जिन लोगों ने किया, जो डॉक्टर की टीम थी, जो पैनल था, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? सबसे पहले थे डॉक्टर दीपक तिवारी, इसके बाद थे डॉक्टर ब्रजेश पटेल, इसके बाद थे रविंद्र सिंह जो डिप्टी सीएमओ हैं, इसके अलावा डॉक्टर दिनेश कुमार थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फॉरेंसिक लैब के, और इसके बाद जो वीडियोग्राफी हुई है उसमें रोहित कनौजिया। तो इतने लोग पोस्टमार्टम जिस वक्त अतीक अहमद और अशरफ का हो रहा था, इतने लोग शामिल थे और इसके साथ ही उन दोनों के पोस्टमार्टम के वक्त वीडियोग्राफी भी हुई थी। इसके बाद दोनों को रविवार को कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन भी कर दिया गया था।
कहते हैं कि अतीक अहमद की कब्र असद अहमद उसके बेटे जिसका एनकाउंटर झांसी में हुआ था वहीं पर उसके पास ही बनाई गई थी। जब अतीक को अपने बेटे असद के बारे में पता चला था तो कहते हैं कि वो कोर्ट रूम में उस वक्त मौजूद था प्रयागराज में और फूट फूट कर रोया था। हालांकि उसके बेटे का एनकाउंटर हो चुका है और अतीक अहमद की ये विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। ये मैंने आपको बता दिया कि अतीक अहमद को कहां कहां गोली लगी थी। इसके साथ ही 18 राउंड फायर भी किया गया था जिसमें दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। अशरफ से उस वक्त पत्रकार सवाल ही कर रहे थे। सबसे पहले अतीक को जब गोली लगी तो अशरफ कुछ समझ पाता, तो इस बीच अशरफ को भी गोली मार दी गई थी। वहां पर कहते हैं कि जो तीनों हत्यारों ने जब गोली चलाई थी इसमें से 2 हत्यारे ऐसे थे जिसने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका कहना है कि उन दोनों ने जय श्री राम के नारे इसलिए लगाए थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि वो पुलिस से चारों तरफ घिरे हुए हैं और उनका पकड़ा जाना तय है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और कुछ ज्यादा बड़ा खुलासा नहीं हुआ है, बस यही बताया गया है कि कहां कहां पर उनको गोली लगी थी। फिलहाल अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौत की जांच चल रही है। एसआईटी का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 महीने में इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी एसआईटी से मांगी है। अब यूपी एसटीएफ एक का एनकाउंटर तो कर चुकी है, लेकिन इसके बाद अब शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को ढूंढा जा रहा है। इनके साथ उत्तर प्रदेश एसटीएफ और सरकार क्या सुलूक करती है, या ये देखने वाली बात होगी। तब तक अतीक अहमद के केस में क्या होता है इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।